नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है शराब और सबाब। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। बंगले में पहुंचते ही उसने कॉल बेल बजाई तो एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही धीरज ने उससे कहा, माय डार्लिंग, ये राधा है, अपने गांव की ही है। और राधा, ये मेरी पत्नी रोमा है। ये सुनते ही राधा चौंक गई, क्योंकि धीरज ने पहले कभी उसे या गांव वालों को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। धीरज ने राधा से कहा, सफ़र में काफ़ी थक गई होंगी तुम, इसलिए आज तुम आराम करो और कल मैं तुमको समझा दूंगा कि तुम्हें यहाँ क्या काम करना है। ओके। फिर रोमा से कहा, यार ज़रा बढ़िया सी चाय बनाओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है, अभी लाती हूँ, आप लोग बैठिए। ये कहकर रोमा किचन में चली गई। रोमा के जाते ही राधा ने धीरज से कहा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम शादीशुदा हो? और सिर्फ मुझको ही नहीं बल्कि गांव में किसी को भी ये बात नहीं मालूम कि तुम शादीशुदा हो। देखो, सीधी सी बात है डियर, कि शादीशुदा लड़कों से लड़कियां फंसती कहाँ हैं। देखो राधा, मैं जैसा भी हूँ, पर ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करना मेरे को पसंद नहीं है। अब तू खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बोल कि अगर तुझे पता होता कि मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या अपने भाई से पिट कर तू मेरे घर आती? जब कुंवारा होने पर तो तूने कभी बात न मानी और हमेशा मेरे से दूर दूर भागती रही। तो अगर मेरी शादी के बारे में तुझे पता होता तो शायद मेरे को देखना भी तू पसंद नहीं करती। धीरज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर भी तेरे इस झूठ से मेरे को बहुत चोट पहुंची है। राधा ने कहा, तू चिंता ना कर मेरी जान, मैं तेरी हर चोट पर मरहम लगा दूंगा। और ये माना कि मेरी एक पत्नी है और दो बच्चे भी हैं मेरे, पर प्यार के मामले में तो डियर तू ही एक नंबर पर है और मेरी पत्नी नंबर दो पर है। क्योंकि तेरे फूल जैसे इस नाजुक बदन के आगे रोमा की जवानी तो दो कौड़ी की है। आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं है, बल्कि वो आपका मान और सम्मान भी है। जीने के लिए और खुश रहने के लिए सिर्फ मान सम्मान काफ़ी नहीं होता है, और मान सम्मान तो इस शहरी समाज में मेरा बहुत है। पर जो खुशी तेरी बाहों में मिलनी है, वो खुशी और वो आनंद इस झूठे और दिखावटी मान सम्मान में कहाँ। राधा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीरज ने कहा। राधा कुछ और बोलती कि तब तक रोमा चाय और बिस्कुट और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई और बोली, लीजिए चाय के साथ बिस्किट और साथ में मिठाई भी। अभी 9 बजे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लीजिए, फिर काम पर जाइएगा। और राधा, तू भी आज आराम कर, कल से देखेंगे कि तुझे क्या काम करना है। पर तू घबरा मत, तू खुश रहेगी यहाँ और तेरे को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वैसे बेटा राधा, तेरे घर में है कौन कौन? बेसहारा है बेचारी। राधा के कुछ बोलने से पहले ही धीरज बोल पड़ा, ना माँ है ना बाप है, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, पर जब से इस बेचारी के माता पिता गुजरे हैं, उसने घर आना ही बंद कर दिया है। जिसका कारण है इसका बड़ा भाई, जो शराबी है और छोटी छोटी बात पर ही इसे बेरहमी से मारा करता है। इतना ही नहीं, इसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी जब घर आती है तो उसके साथ भी वो बहुत बदतमीजी से पेश आता है और गाली गलौज करता है। इसलिए उसकी बहन ने और बाकी के सभी रिश्ते नातेदारों ने इससे अपने सारे इसके भाई से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। गांव में एक छोटी सी दुकान है उसकी, जहां से रोज़ 100-200 रुपए की बमुश्किल आमदनी हो पाती है, जो वो दारू में उड़ा देता है। घर में खाने को हो या ना हो, पर दारू पिए बिना नहीं रह पाता। बेचारी राधा को रोज़ मारता है और खाना भी भरपेट नहीं देता है। कल भी इसे बहुत मारा। ये तो सुसाइड करने जा रही थी, तब बड़ी मुश्किल से मैंने इसे समझा बुझा कर अपने साथ इसे शहर लाया हूँ। और अब ये यहीं रहेगी, घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाने में भी तुम्हारी मदद करेगी। फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने,
जो तुम इसे अपने साथ ले आई। एक मजबूर लड़की की ज़िंदगी बचाकर बहुत पुण्य का काम किया है तुमने। अब मेरी मानो तो आज से ये ही अपने सारे काम छोड़ दो, क्योंकि इस ठेकेदारी के धंधे में तुमने आज तक जितने भी पाप किए हैं और गलत काम किए हैं, इनमें बहुत से पाप तो समझो आज धुल गए तुम्हारे, क्योंकि एक मासूम की ज़िंदगी तुमने बचाई है। पर आगे से फिर अपने पाप के बोझ को बढ़ाने का अपराध ना करना। बस ये समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है सुधरने का, एक अच्छा इंसान बनने का। इसलिए अब कभी कोई गलत काम ना करना। हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे चीकू और जिया हैं, उनका भी ख्याल करना है तुम्हें। अगर तुम्हारी गलत आदतों के कारण कल को वो भी बिगड़ जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए आज से ही यह संकल्प कर लो कि अब से कोई भी गलत काम नहीं करोगे। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इस ठेकेदारी के धंधे से अब तक तुमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो अब इस धंधे को ही छोड़ दो और कोई सुकून का धंधा करो, जिससे बच्चों का भविष्य बने और अच्छी बातें सीखें। तुम्हारे इस धंधे में आए दिन मारपीट, गाली गलौज और खून खराबा होता रहता है। तुम्हारे साथी भी सब ऐसे ही हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस धंधे को ही बदल दो। ये रोज़ नए नए ठेके के चक्कर में घूसखोरी, रिश्वत, दुश्मनी, बेईमानी, ये सब ठीक नहीं है। तू लेक्चर बहुत देती है। फिर भी सोचूंगा इस बारे में, धीरज ने कहा। और तभी राधा को देखकर एक आह निकली उसके हृदय से, और उसने सोचा अब तो और भी मुश्किल है इसका सुधरना, क्योंकि राधा की खूबसूरती का रसपान किए बिना तो उसका जीना नामुमकिन है। और अब तो वो पूरी तरह से उसकी है, क्योंकि उसका क्रूर और शराबी भाई भी अब नहीं है। मतलब राधा के संग जवानी के मज़े लूटने की सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, और अब पूरी तरह से वो उसकी है, सिर्फ उसकी। धीरज ने राधा से कहा, देख राधा, अभी मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ और इस रोमा के कारण थोड़ा परेशान भी हूँ। इसे क्या मालूम कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पैसा आता है। और ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा ना हो तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। और यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता अगर जब जेब में पैसा ना हो तो। पैसा कहाँ से आया और कैसे आया, इस बात से भी किसी को कोई मतलब नहीं होता। बस पैसा होना चाहिए, और पैसा देखकर ही यहाँ इंसान को की इज्जत होती है। लेकिन ये बात रोमा को कौन समझाए? उसके दिमाग में तो हर वक्त ईमानदारी का भूत चढ़ा रहता है। धीरज की इन बातों को सुनकर राधा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप पैसा किस तरह कमाते हैं, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपकी पत्नी का यह कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस समय आपके पास इतना पैसा है कि आप उन पैसों से आराम से अपनी आगे की ज़िंदगी ईमानदारी से कोई दूसरा काम करके घर का खर्चा चला सकते हैं, तो बेईमानी की राह छोड़ देनी चाहिए। अब तक आपने जो कुछ भी किया भूल जाइए उसे, क्योंकि हमें बीती बातों को भुलाकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो करें अच्छा करें, और कुछ ऐसा करें जिससे हमें मान सम्मान और प्यार भी मिले, दिल से मिले। तभी एक परिवार खुशहाल होता है। आपने मेरे से भी बहुत झूठ बोला है, पर आपको यह नहीं मालूम कि सच्चाई जानकर कितना दुख हुआ है मुझे। लेकिन अगर आज हमारा अच्छा है तो भी अपने बीते हुए कल को भूल जाना चाहूँगी कि मैंने क्या किया, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया और आपने मेरे साथ क्या किया। हमें भविष्य को देखना चाहिए, वर्तमान को देखना चाहिए, और भूत को भूल जाना चाहिए। हद हो गई यार। एक रोमा है जो हर समय लेक्चर झाड़ती है, और अब तू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। देख, मुझे इतना अच्छा आदमी भी नहीं बनना है कि मैं अपना जमा जमाया धंधा चौपट कर दूं, अपनी मौज मस्ती छोड़ दूं। हाँ, शराब पीना ज़रूर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो तू भी एक शराब की बोतल ही है। अगर तू अपने हुस्न का जाम मुझे पिलाती रहे तो उस कमबख्त जहरीली शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह मेरा वादा है तुझसे। ये कहते हुए धीरज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके लबों को चूमने लगा। आप झूठे हैं और सुधरने वाले भी नहीं हैं।
आपके दो दो बच्चे हैं, चीकू और जिया। क्या सिर्फ मेरे को पटाने के लिए और मेरे साथ मस्ती करने के लिए ही आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था? आपने कभी नहीं बताया मुझे कि आपकी शादी हो चुकी है और ये भी नहीं बताया कि आपके दो बच्चे भी हैं। तभी रोमा के आने की आहट सुनकर धीरज ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, देख, अभी इस वक्त तू आराम कर, बाकी बातें हम शाम को करेंगे। रोमा ने धीरज को देखकर कहा, अरे, अभी तक आप यहीं पर हैं? जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, जिससे सफ़र की सारी थकान मिट जाएगी। ओके डार्लिंग, जाता हूँ। और जाते जाते रोमा के लबों को धीरज ने चूम लिया, पर निगाहें राधा की तरफ ही थी। धीरज के जाने के बाद रोमा ने राधा से कहा, बहुत अच्छे हैं मेरे पति और बहुत प्यार करते हैं मुझे, पर शायद ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो कभी कभी मेरे को अच्छा नहीं लगता। और बेटा, और बेटा, अब तू भी थोड़ा आराम कर ले। चल, मैं तुझे भी तेरा कमरा दिखा दूं। राधा ने जब अपना कमरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरा बहुत ही खूबसूरत था। कहाँ गांव का उसका आधा कच्चा आधा पक्का मकान, और कहाँ ये खूबसूरत बंगला। अब तक जो कुछ भी उसने देखा, सब उसकी कल्पना से परे था। रोमा ने कहा, बेटी, अब तू आराम कर, मैं किचन में जाती हूँ। अभी काफ़ी काम है। आज बच्चों का स्कूल में हाफ डे है, इसलिए आज वो जल्दी आ जाएंगे। माँ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं बेटी, मैंने पहले भी तुझे कहा था कि आज तो बस आराम कर तू। और ये कहकर वो किचन में चली गई। रोमा के जाने के बाद राधा अपनी ज़िंदगी के बारे में और धीरज के बारे में सोचने लगी। ये तो पहले से ही वो जानती थी कि धीरज अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि गांव में जब भी वो उसे देखता, उसकी निगाहों में वासना होती थी। वो सिर्फ उसकी जवानी का रसपान करना चाहता था। यही उसका मकसद था और यही उसका उद्देश्य था। पर वो भी मजबूर थी। कब तक अपने सगे भाई की मार सहती? और क्या पता, अगर शराब के नशे में उसका भाई भी कभी उसके साथ कुछ गलत कर दे, तब क्या होता? क्योंकि शराब का नशा अक्सर रिश्तों का लिहाज भी भूल जाता है। इसलिए अपनी किस्मत का लिखा भुगतना तो होगा ही उसे। कहते हैं कि जिसका कोई सहारा ना हो, उसका सहारा भगवान होता है। पर भगवान तो मंदिरों में होता है, क्योंकि उसे तो मंदिर के बाहर भगवान कभी नजर नहीं आए। और अगर भगवान उसके साथ होता, तो क्या उसकी रक्षा ना करता, उसे कोई रास्ता ना बताता, उसके भाई के दिल में अपनी बहन के प्रति प्रेम की भावना ना जगाता? लेकिन नहीं, उसके जीवन में तो तकलीफ ही तकलीफ रही। कभी दो पल की खुशी उसे नहीं मिली। और अब आगे क्या होना है उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। पहले उसने सोचा था कि धीरज जैसा भी है, पर उसके भाई से तो अच्छा ही है, इसलिए उसी के साथ रह लेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन शादी भी कर लेगी उससे। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट गया। उसकी तो पत्नी भी है और दो दो बच्चे भी हैं। मतलब उसको यहाँ जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहना होगा और अपने जिस्म का भी सौदा करना पड़ेगा। वैसे रोशनी की एक किरण अब भी उसे दिखाई दे रही थी, और वो किरण थी धीरज की पत्नी रोमा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रोमा ही उसका कुछ भला कर सकती है और वो ही उसकी इज्जत लुटने से बचा सकती है। अभी इन सारी बातों को वो सोच ही रही थी कि दोनों बच्चे चीकू और जिया स्कूल से आ गए। राधा को देखते ही दोनों बच्चों ने उससे कहा, आप कौन हैं दीदी, और कहाँ से आई हैं? बड़ा अच्छा लगा राधा को उन बच्चों के मुंह से अपने लिए दीदी शब्द को सुनकर। राधा ने उनसे कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। बेटा, तुम लोग किस क्लास में पढ़ते हो? जिया ने कहा, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरा भाई चीकू कक्षा 4 में पढ़ता है। दीदी, क्या आप हमारे साथ रहेंगी या कुछ दिन यहाँ रहकर फिर चली जाएंगी? नहीं बच्चों, मैं अब यहीं रहूँगी। घर का बहुत सारा काम मुझे करना होगा। झाड़ू पोछा, बर्तन बर्तन धोना, खाना बनाना आदि। अरे बच्चों, तुमने आते ही अपनी दीदी को परेशान करना शुरू कर दिया। चलो, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठ जाओ। और हाँ, तुम्हारी दीदी अभी सफ़र में थक कर आई है,
इसलिए थोड़ा आराम करने दो। रोमा ने बच्चों को देखते हुए कहा। ओके दीदी, आप आराम कीजिए, हम बाद में बातें करेंगे। यह कहते हुए दोनों बच्चे किचन में चले गए। तब रोमा ने राधा से कहा, बहुत शरारती हैं मेरे दोनों बच्चे, पर बहुत अच्छे और प्यारे हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशान करें तो तुम मुझे कहना। अरे नहीं, आपके दोनों बच्चे वास्तव में बहुत प्यारे हैं। मेरा तो उनके साथ खूब मन लगेगा, राधा ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन बच्चों को तुम संभाल लो तो बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चे किसे नहीं प्यारे होते, और आपके बच्चे तो बहुत ही क्यूट हैं। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे से रिश्ता जोड़ लिया और मेरे को दीदी कहा। ये तो मेरे छोटे भाई बहन हुए ना, अब इनकी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, राधा ने कहा। तुम भी बहुत प्यारी हो बेटी। अब तुम कभी कहीं जाना भी चाहोगी तब भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब तू भी मेरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे प्यारी बेटी। रोमा ने ये कहते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। आज राधा बहुत अच्छा फील कर रही थी। रोज रात उसे भाई की मार खानी पड़ती थी, पर इस नए शहर में, नए घर में आज बहुत सुकून मिला उसे। जिंदगी में पहली बार बिना मार खाए नरम नरम बिस्तर पर वह सो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में हो। यूं तो धीरज की हरकतें उसके प्रति ठीक न थी, पर अभी तक उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और इस बात से उसको बहुत राहत थी। धीरज चाहे जैसा भी था, पर उसे देखकर न जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आता था। उसने झूठ बोला उससे, फरेब किया उससे, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके प्रति एक अपनापन की भावना थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में सहारा तो अंततः धीरज ने ही दिया था, वरना न मालूम आज उसका क्या होता। हो सकता है आज इस दुनिया में वो होती ही नहीं, और फिर रोमा और उसके दोनों प्यारे प्यारे छोटे बच्चे उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए काफ़ी थे। बहुत देर तक इन्हीं विचारों में खोई रही, और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो अचानक उसे अपने जिस्म पर दो हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो घबरा गई और तुरंत बिस्तर से उठ बैठी, पर उसके यूं अचानक उठकर बैठते ही उसका टॉप उसके जिस्म से अलग हो गया। उसने देखा, उसके बेड पर धीरज था। वो कुछ कहने को थी कि तभी धीरज ने तुरंत अपने होठों पर दो उंगलियां रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, एक शब्द भी न बोलना, वरना रोमा और बच्चे जाग जाएंगे। अभी सब गहरी नींद में हैं, और यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से ये खूबसूरत पल हमें मिला है, जो तुम मेरे साथ हो, और तुम्हारा ये खूबसूरत हुस्न मेरी बाहों में है। आज कुछ न बोलो और थोड़ी देर तक अपने हुस्न का जाम मुझे पीने दो। राधा परेशान हो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस समय न वो चिल्ला सकती थी और न ही किसी तरह का कोई विरोध कर सकती थी, क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। धीरज रोमा की नज़रों में गिर जाता, अपने बच्चों की नज़रों में गिर जाता, और उसे भी क्या हासिल होता। फिर धीरज जैसा भी था, पर रोमा का पति था। इसलिए अगर वो विरोध करती है और रोमा को इस अनैतिक संबंध के बारे में पता लग जाता है, तो क्या रोमा उसका सपोर्ट करेगी? क्या रोमा उसे इस घर में रहने देगी? या धीरज रोमा को छोड़कर उससे शादी कर लेगा? और अगर धीरज उसके प्यार में पागल होकर ऐसा कोई कदम उठा भी ले, तो कितना गलत होगा यह। एक अच्छा भला हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं कि क्या धीरज राधा के साथ कुछ गलत करेगा या राधा बच पाएगी। दोस्तों, ये कहानी अब तक की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।